हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं बीए वालों के लिए स्पेशली मॉडल पेपर, बट और भी जो अदर स्ट्रीम्स के अदर कोर्सेज़ के लिए आपने अप्लाई किया है, जिसमें आपको मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस या जीएस के क्वेश्चंस या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, इन सब में से आई थिंक एंड आई एम वेरी श्योर कि ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज़ में यहाँ से इस स्ट्रीम से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये पूरी क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऑल्दो यहाँ पे क्योंकि नेशनल पीजी में जो फर्स्ट पेपर है 6 जुलाई को आपका यहाँ पे बीए का है, तो उनके लिए भी ये पूरा तो मतलब रामबाण साबित होने वाली है। पूरी कोशिश की है कि डिट्टो जैसा कि आपका पैटर्न आता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उस पैटर्न पे बेस हम यहाँ पे आपको वो चीज़ सारे क्वेश्चंस जिस तरीके के आते हैं जिस पैटर्न पे, वो हम देने की कोशिश करें। तो अभी भी अगर आपने ई बुक नहीं परचेज़ की है तो आप उसको ले सकते हो। मैं क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी आप डिस्क्रिप्शन देख लोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस ई बुक का, तो वहाँ से जाके आप ई बुक की डिटेल पढ़ लेना और फिर आप उसको मन मर्जी आप अपना मन चाहे तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आपको एक अलग लेवल की नॉलेज ज़रूर मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट और एक बेस्ट अप्रोच, सोचने का तरीका, कैसे पैटर्न आता है, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसी अपनी अप्रोच रखनी है, वो सब चीज़ें आपका दिमाग खोलेंगी और आपको एक बेहतर राह दिखाएंगी जिस पर चलने पर आप डेफिनेटली अपने आप में खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। तो इस ई बुक में क्या क्या मिलेगा आपको, सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है, बहुत कुछ दे रखा है और 60 रुपीज़ इसका प्राइस है। साथ ही साथ आपको मेंटल एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स जिसे हम बोलें या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम बोलें, उसके भी क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, एक माइंड चलने लगेगा आपका, एक माइंड मैपिंग आपकी हो जाएगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। इसके साथ ही साथ आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, हर एक पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में आपको कंप्यूटर की ई बुक भी फ्री मिल जाएगी जिसमें आपको 250 प्लस क्वेश्चंस बनेंगे। ऑफ कोर्स कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलेगा और साथ ही साथ आपको मिलेंगी 2 पर्सनल वीडियोस या 2 मास्टर वीडियोस। जो भी आपको क्वेश्चंस ई बुक में इस ई बुक में दिए हुए हैं, उन सभी का आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको मिलेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होगी। तो इतना कुछ मिल रहा है, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड के लिए अलग आपको वीडियो मिल जाएगी, मास्टर वीडियो मेंटल एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, या फिर रीजनिंग के लिए आपको जो है अलग वीडियो मिल जाएगी। तो दोनों ही वीडियो आपको मिल जाएंगी, 2 घंटे और 1.5 घंटे की अप्रॉक्स ये वीडियोज़ हैं। तो आप देखोगे, मज़ा आ जाएगी आपको, बहुत कुछ कवर हो जाएगा बॉस, ठीक है। तो देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके मतलब कि जो स्ट्रीम्स हैं, जो आपका सब्जेक्ट्स है, वहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जीएस का पैटर्न है या जो रीजनिंग का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है हर कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी जनपद्स वी हैड। कितने जनपद्स हैं तो आपको याद रखना है। मैंने करवा रखी हैं क्लासेस और अपना आप स्कोर देखिए कि कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। आप खुद अपने आप को एनालाइज करिए कि कितना स्कोर बन रहा है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखें, 16 महाजनपद हैं हमारे पास, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्धा गॉट द एनलाइटमेंट। बुद्धा से रिलेटेड मैंने पूरी क्लास करवा रखी है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनना है। बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति बुद्धा जी को कहाँ हुई, ध्यान रखना है, बोध गया में हुई, ठीक है। बोधि ट्री था उसी के नीचे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट पूछा गया है, हाउ मैनी आर्टिकल्स वी हैव इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी आपको सब कुछ करवा रखा है, आप सेपरेट क्लास भी देख सकते हैं, मैराथन्स वगैरह वो भी देख सकते हैं। टोटल 395 हमारे पास आर्टिकल्स हैं। अगर ऑप्शन में आपको 395 की जगह 448 दिया होता है, ठीक है, दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, या तो 395 या तो 448। तो अगर 448 देता है तो आपको 448 लगाना है, अगर ऑप्शन में 395 है तो 395। मोस्टली यहाँ पे देखा गया कि 395 ही ऑप्शन में रहता है, याद रखिएगा। 395 आर्टिकल्स हैं हमारे पास। कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक।
ये सब जो है डीपीएसपी की बात अगर हम करें तो किस कंट्री के जो है आर्टिकल्स, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री के संविधान से हमने इस आइडिया को लिया है, तो आयरलैंड के। ठीक है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला है। ठीक है, आर्टिकल 148 यहाँ बात करें किसकी बात करता है, किससे रिलेटेड है, तो कैग से, प्रेसिडेंट से, सीजेआई से या फिर अटॉर्नी जनरल से। जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं लिख के चलिए। ठीक है, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ये एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट आप कह लीजिए, या आपको खुद को एनालाइज करने के लिए ये चीज़ें, या मॉडल पेपर कह लीजिए, लेकिन सीरियसली पेपर को अटेम्प्ट करिए, मज़ा आएगी आपको। तो आर्टिकल 148 रिलेटेड है कैग से, CAG से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेसिस्ट द ओजोन। तो जो ओजोन लेयर है उसको धरती पर आने से कौन सी लेयर, हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, तो कौन सी लेयर ओजोन को अर्थ पर आने से रोकती है, तो ध्यान रखना है इट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, ओजोन से रिलेटेड है, ओजोन को वहाँ पे रुकना पड़ता है, उसके बाद वो पार नहीं कर पाती है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद। अगर ऐसा हो गया कि ओजोन पार कर जाएगी तो फिर वहाँ पे स्किन डिजीज़ेज़ होना शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंप्यूटर का है। ठीक है, तो सब कुछ 360 डिग्री, मैंने बोला आपसे, पूरा आपको डिट्टो एकदम एग्जामिनेशन वाला फील आने वाली है, अभी तो स्टार्टिंग है। नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या फिर नन। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो मॉनिटर नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पे आप कर लीजिए नॉट एन आउटपुट डिवाइस, नॉट एन आउटपुट डिवाइस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नॉट एन आउटपुट डिवाइस कर लीजिए, क्योंकि तब आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा माउस। ठीक है, क्योंकि माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, F1 की इन अ कीबोर्ड हेल्प्स इन, मतलब F1 की जो है उसका यूजेज जो है क्या होता है, रीनेम करने के लिए यूज़ करते हैं, हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, रीलोड करने के लिए या फिर रीस्टार्ट करने के लिए। तो याद रखना है F1 की हम यूज़ करते हैं हेल्प के लिए। जितनी भी इम्पोर्टेंट कीज़ हैं F1 से लेकर F12 तक, हर एक की को मैंने क्लास में बता रखा है, क्लास करवा रखी है। आपने की या नहीं की ये तो आप पर डिपेंड है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, डेफिनेटली आपको मिलेंगी क्लासेस। लेंथ ऑफ रिवर गंगा यहाँ पे पूछ दी गई है आपसे कि गंगा जो रिवर है हमारी उसकी लेंथ कितनी है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, अगर हम सही आंसर देखें तो आंसर आपका बन जाएगा A 25 मीटर, किलोमीटर यहाँ पे क्या है, लेंथ है गंगा की। ठीक है, किलोमीटर, मीटर नहीं होगा, किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, किस रिवर को सॉरो ऑफ बंगाल या सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, कावेरी रिवर, दामोदर रिवर, गंगा रिवर या फिर नर्मदा रिवर। तो याद रखिएगा इसमें से आपका सही आंसर बनेगा दामोदर रिवर। ठीक है, और अगर यही बिहार के लिए पूछें तो वो हो जाएगा कोसी रिवर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लैनेट हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, किस प्लैनेट के पास मून्स की जो संख्या है वो मैक्सिमम है आप कह सकते हो या ज़्यादा है, जुपिटर, प्लूटो, वीनस या फिर सैटर्न। और क्लास को लाइक करते हुए चलिए, अगर आपको लग रहा है या आपको दिख रही है हमारा डेडिकेशन, हमारा मेहनत, तो उसको सपोर्ट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 11, आप अगर यहाँ पे आंसर देखें, आपका अगर आंसर आपने चूज़ किया है डी सैटर्न, तो यस यू आर राइट। याद रखिएगा 82 मून्स हैं सैटर्न के पास मैक्सिमम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू अटैक इंडिया, इसमें से कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने इंडिया को लूटना चाहा, इन्वेड करना चाहा, अटैक किया, ये हम बोल सकते हैं। तो याद रखना है आपको मोहम्मद बिन कासिम, और इसका जो ईयर है वो भी याद रखना है, 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला
वो मुस्लिम इन्वेडर है जिसने यहाँ पे इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश की, हड़पने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय। कुतुब मीनार से 3 लोग रिलेटेड हैं, ठीक है, तो याद रखना है आपको 3 लोग रिलेटेड हैं। बट अगर यहाँ पे बात आएगी कि कंप्लीट किसने किया, तो कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने, ठीक है। कई बार उसकी जो फ्लोर्स थे वो गिरे तो रिपेयरिंग हुई, फिर 3rd 4th फ्लोर बनाया गया, 5th फ्लोर बनाया गया, तो जो फाइनल उसका जो अभी स्ट्रक्चर आपको दिखता है वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। बाकी जो उसकी नींव रखी थी वो तो ऑफ कोर्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। एक और इसमें रिलेटेड है, वो कौन रिलेटेड है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हु डाइज वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, अलाउद्दीन खिलजी की, शेर शाह की या फिर जहांगीर की? तो याद रखना है पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 देखें तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ज्योग्राफी जो है उसके फादर हम किसे बोलते हैं? हेरोडोटस, हिटलर, एडम स्मिथ या एरेटोस्थनीज? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चूज़ किया है, डी फॉर डॉग वाला, तो आपका एरेटोस्थनीज यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, एरिस्टोथीन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है? एडम स्मिथ की, इरम विंटेज की, पलोमिना की या फिर आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी की? तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ जी की बुक है। करवा रखा है मैंने ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी, तो आप वो सारी क्लास को ज़रूर देखिए। जीके में आप कवर करोगे, प्लेलिस्ट पूरी कवर करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी ई बुक का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिए, प्लस अदर जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो तो आपके लिए अवेलेबल हैं ही। क्वेश्चन नंबर 17, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया उनकी बुक गीतांजलि के लिए। कब दिया गया? 1913 में, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ याद रखना है इसमें। गीतांजलि बुक किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया? 1913 में दिया गया, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करें या कांड? जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, जनरल डायर ने क्या किया था? शूटिंग करवा दी थी, फायरिंग करवा दी थी। लेकिन कब ये हुआ था, किस ईयर में हुआ था? तो याद रखना है आपको 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सब कुछ आपका क्लियर होगा जब आप हमारी जीके की प्लेलिस्ट में लगी क्लासेस को करोगे। एक क्लास मैंने ली है जिसमें आपको वाइसरॉय करवाया है, लाइन से करवाया है कि ये फर्स्ट हैं, फिर ये लास्ट हैं, फिर ये फर्स्ट हैं, फिर ये लास्ट हैं, कवर हो जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए बेंटिक यहाँ पे सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु एबॉलिश्ड सती सिस्टम। सती सिस्टम किसने एबॉलिश किया? बेंटिक, मेयो, रीडिंग, इरविन? तो अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर ए तो यस बॉस, यू आर राइट, बेंटिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बेंटिक ने सती सिस्टम को एबॉलिश किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन कब हुआ था, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। तो याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें, ऑप्शन नंबर ए 1784 या 1784 में स्थापना इसकी की गई थी, फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब लॉन्च हुआ? 1920 में, 1942 में, 1909 में या फिर 1919 में?
तो क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखें, सही आंसर आपका हो जाएगा 1942 में। कब? 1942 में ये लॉन्च किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। सेपॉय म्यूटिनी, ये जो एक रिबेलियन था, ये कब हुआ था? सेपॉय म्यूटिनी का जो डेट है वो भी आपको याद रखना है, 1857, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। 24 क्वेश्चन नंबर, गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह। अब इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है, अब नहीं होगी, लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह कब हुआ, ये कहाँ पे हुआ, ये प्लेस पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप साउथ अफ्रीका भी लगा सकते हो, या तो आप चंपारण भी लगा सकते हो, लेकिन कब? ठीक है, तो वो देखिए, जब पूछेगा फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, तब आप लगाओगे चंपारण में। कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। जब सिर्फ पूछेगा कि गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तब आप लगाओगे साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाला पता है कब हुआ था, 1906 में हो गया था ये। तो 1906 पहले आ गया, 1917, ठीक है। जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट सत्याग्रह नॉर्मल लिख के आएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये कब हुआ था, 1907 में। और अगर फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया के रेस्पेक्ट्स में पूछेगा, तब आप लगाओगे चंपारण, बिहार चंपारण, यहाँ पे 1917 में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह की भी डेट पूछी जाती है, तो 1918 आपको डेट उसकी भी याद रखनी है, ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ी सी रटनी पड़ेंगी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का तब तक हो गए, सर आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है फर्स्ट सत्याग्रह, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ साउथ अफ्रीका होना चाहिए। तो यस बॉस, आंसर यहाँ पे आप इसको काटिए, सिर्फ साउथ अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट सत्याग्रह पूछा गया है। अगर यहाँ पे इन इंडिया पूछा जाता, फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, तब क्या लगाते? सही कह रहे हो, चंपारण लगाते, ठीक है, अभी बताया, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। अब दो चीज़ें हैं, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लेसे, दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। बक्सर की बात करें, 17, यहाँ पे आपको रखना है 1764 में बक्सर हुआ था। और वहीं अगर हम बैटल ऑफ प्लेसे की बात करें, तो ये हुआ था 1757 में, ठीक है। तो ये दोनों ही डेट्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने देखा सती सिस्टम एबॉलिश किसने किया था, कि बेंटिक ने सर किया था, सती सिस्टम जो था उसको हटाया था, लेकिन किस ईयर में? तो याद रखना है, जो आपका 1829 है ना, उसमें सती सिस्टम को या सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने, ज्योतिबा राव फूले ने, दयानंद सरस्वती जी ने, या फिर सभी ने? तो याद रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद जी ने, ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में चर्चा में भी है, इसलिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें, अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, यस बॉस, यू आर राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट। और याद रखिएगा, स्कोर आपको बताना है, ठीक है, ये मेहनत आपके लिए ही है। और अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं, और क्लास को ख़त्म होने के बाद अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और कैसा आपका जो है हमारे साथ एक्सपीरियंस चल रहा है, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कंटेंट कैसा लग रहा है, कितना स्कोर बना, ये सब चीज़ें भी ज़रूर बताएं। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज़ आर प्रेजेंट इन इंडिया? तो भैया 29 और 7 लगा के मत चले आना, चेंज हुई हैं चीज़ें, याद रखना, अपडेट कर लो अगर आपको 29 7 सिर्फ पता है, क्योंकि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी एक यूनियन टेरिटरी बढ़ी है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है, जे से उसका नाम शुरू होता है। बहरहाल नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस की बात की गई है, इसमें से कौन सा सबसे पुराना
पर्वत श्रेणी है? अरावली, जनापाऊ, एटलस या फिर यूरल? तो याद रखना है जो आपका अरावली सीरीज़ है ना वो सबसे पुरानी है, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। ओल्डेस्ट वेदा आपसे पूछा जा रहा है, ऋग्वेदा, सामवेदा, अर्थवेदा या फिर यजुर्वेदा? इसमें से कौन सा जो है वेद वो सबसे ओल्डेस्ट है? तो याद रखना है जो ऋग्वेदा है ना आपका वो सबसे ओल्डेस्ट है, पुराना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर तो कौन है? मोदी भी नहीं है, अमित शाह भी नहीं है, सत्य नडेला भी नहीं है, बचा एक ही ऑप्शन जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री हैं, याद रखना है आपको। क्वेश्चन 33 आपसे पूछ रहे हैं प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आरबीआई। अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आरबीआई की बात करें तो याद रखना है आपको शक्तिकांत दास हैं, 25 नंबर के ये प्रेसिडेंट हैं, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, अपडेट रहिएगा। मोरमुगांव पोर्ट की बात करें कहाँ पे है ये? तो ये है गोवा में, ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट। इंडिया वॉन डैश मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स, कितने मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक्स में? पूरा सेशन ले रखा है, हर एक चीज़ करवा रखी है टोक्यो से रिलेटेड, तो अगर नहीं किया तो भाई कर लेना, ठीक है, जीके की क्लास में आपको मिल जाएगा। इंडिया वॉन 7 मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स और रैंक कितनी थी? 48th रैंक थी, ठीक है। कितने गोल्ड मिले? 1 गोल्ड मिला। किस में मिला? तो भाला फेंक में, ठीक है, ज्वेलिंग थ्रो में। किसने जीता? तो याद रखना है आपको नीरज चोपड़ा ने। सबसे पहले किसने जीता? तो जीता मीराबाई चानू ने जीता था वेटेज में, ठीक है, भारोत्तोलन में, और सिल्वर वाला जीता था, याद रखना ये सब चीज़ें। इंडिया वॉन डैश मेडल्स इन पैरा ओलंपिक्स, देखिए पहले तो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ तो तब क्वेश्चन बना था, उसके बाद पैरा ओलंपिक्स हुआ था, अब चांसेस है कि आपका पैरा ओलंपिक्स से क्वेश्चन बने। याद रखना है 19 मेडल जीते थे इसमें, कि ठीक है 19 मेडल जीते थे इसमें इंडिया ने। ओवरऑल रैंक क्या थी? आप लोग का काम है कमेंट करके बताइएगा, ना कमेंट करके बताइएगा तो देख जरूर लीजिएगा, एग्ज़ाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको बताना है प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है प्रेजेंट में इंडिया के? तो आपको जैसा दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी यहाँ पे प्रेजेंट में कैग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर स्टार्ट की गई? तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज जो है KVIC, इसने स्टार्ट की कहाँ पर? गाजियाबाद यूपी में, फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। इंडियाज़ यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? नाम सुना होगा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो, या आपने अगर ई बुक ले रखी है उसमें भी ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर आपने ई बुक पढ़ा है तो अपने आप को चेक करिए कि कितना पढ़ा है, ठीक है, करंट उसी में से मैंने दिया है और जो इम्पोर्टेंट है वही दिया है। अभिमन्यु मिश्रा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया के, अगर यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर की बात आएगी तब। आगे बढ़ते हैं, इसरो के न्यू चेयरमैन, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, के सिवान लगा के मत चले आना, अपडेट कर लो। S सोमनाथन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, इसरो के न्यू चेयरमैन की जब बात आएगी तब। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 जल्लीकट्टू किस स्टेट से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है ये, तो याद रखना है आपको जल्लीकट्टू जो है किस स्टेट से रिलेटेड है? तमिलनाडु से। इम्पॉर्टेंट है बॉस, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पराक्रम दिवस, ये भी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है। कब मनाया जाता है? तो 23 जो लिख रखा है ना, जो ए ऑप्शन मैंने दे रखा है 20 जनवरी, तो ये जो सभी है ना बाकी ये सभी जनवरी से ही रिलेटेड है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, भाई सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं मतलब हर एक क्वेश्चन में मेरे को यही बोलने का मन है कि इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए। TX2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व
ये जो है इसको दिया गया है TX2 अवार्ड, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब ये है कहाँ पे, तो ये है तमिलनाडु में। आपने आंसर तो देख ही लिया, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। तो पहला डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की बात करें जहाँ पे हर एक गांव में एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है, तो भैया ये झारखंड है, ठीक है। केरला लगा के मत चले आना कि स्टडी में हमेशा जो है वो केरला टॉप पे आता है, लिटरेसी रेट उनका सबसे हाई है। इसका मतलब ये नहीं कि वही लाइब्रेरी खुलवा रहे हैं अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट के विलेज में। इसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कौन सा है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट टू सेट अप अ जीन बैंक। जीन बैंक सेट करने के लिए, सेटअप बनाने के लिए पहला स्टेट है ये बनेगा, कौन बनेगा, तो याद रखना है महाराष्ट्र, ये आंसर आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया का फर्स्ट एथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ पे हाल फिलहाल में उसका शुभारंभ किया गया है। याद रखना है बिहार का वो एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फर्स्ट एथेनॉल प्लांट को शुरुआत होने वाली है। 47, क्वेश्चन नंबर 47, 44th चेस ओलंपियाड टूर्नामेंट बाय इंडिया कहाँ खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा आपका चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन अगेन जैसा कि फर्स्ट दे रखा है 3 मई, ठीक है, तो जो बाकी ऑप्शन हैं वो भी मई के ही हैं, 9 मई, 8 मई या फिर 6 मई। याद रखना है 3 मई को, 3 मई को मनाते हैं हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, CBDT के चेयरमैन कौन है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, तो इसके चेयरमैन की बात करें संगीता सिंह, यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। अपडेट रहिए और ये सब चीज़ों को पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिकॉर्न कंपनी की बहुत ज़्यादा बात चल रही है, तो 100, ठीक है, 100वीं अगर हम यूनिकॉर्न कंपनी की बात करें, ओपन टेक्नोलॉजीज़, आपको नाम याद रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हम 50th क्वेश्चन पे आ गए। इसके बाद आपका 50 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो जल्दी से एक बार अपने आप को रिफ़्रेश कर लीजिए और आंखें खोल के बहुत ध्यान से, बहुत सीरियस माइंड होकर पूरी शिद्दत के साथ इस पेपर को अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपका कितना स्कोर बन पाता है। 50th क्वेश्चन जो है वो है थॉमस कप 2022 किसने जीता, विनर कौन है, तो भाई इंडिया ने जीता है बॉस, ठीक है, और किसको हराकर, इंडोनेशिया को हराकर। पिछले कई वर्षों में जो इंडोनेशिया है वो थॉमस कप जीतता था, बट इंडिया हैव बीटन इट। ओके, दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो आपको याद रखना है बॉस कि थॉमस कप 2022 इंडिया ने जीता है। किससे रिलेटेड है, तो ये मैंने पूरी एक सीरीज़ करवा रखी है, हर एक कप किस फील्ड से रिलेटेड है वो भी बता रखा है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको कुछ रीजनिंग का स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो याद रखना है ये क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि जिसने वो सेशन अटेंड किया है ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत देखते ही बस वो ट्रिक लगाएगा और अपना आंसर मार के टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 51 क्वेश्चन, इफ स्काई इज कॉल्ड एज वाटर, वाटर इज कॉल्ड एज मून, मून इज कॉल्ड एज पपाया, या फिर यहाँ हम बात करें तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट वी विल सी एट नाइट, क्या देखेंगे नाइट को। अब आप कहोगे सर स्टार भी देख सकते हैं, स्काई भी देख सकते हैं, मून, आपको एक नॉर्मल सा आंसर, मून देखेंगे रात को, ठीक है, क्या देखेंगे, मून। तो अब यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो इसका क्या बन जाएगा, मून इज़ कॉल्ड एज, तो मून को क्या बोला गया है, पपाया बोला गया है। इसमें इसका मतलब आपका आंसर इसमें से क्या, सभी गलत, ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई इसमें, मैंने ऑप्शन में आपको पपाया नहीं दिया। जब आप में से बहुत लोगों ने इसमें से ही कोई आंसर चूज़ किया होगा तो -1 कर लेना, ठीक है, मतलब जो है अपने आप को पॉइंट मत देना। ओके, सो पपाया इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या पूछा गया है, व्हाट वी विल सी एट नाइट, मून को देखेंगे ना, और मून को बोला क्या गया है, मून इज कॉल्ड एज पपाया, तो बस यहीं पे हम क्या करेंगे, स्टे करेंगे कि मून को हम पपाया बोलते हैं, बस दैट्स इट।
पपाया आपका है नहीं ऑप्शंस में, तो कट हो जाएगा। सही आंसर आपका पपाया ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इफ़ C इज इक्वल्स टू 3, B इज इक्वल्स टू 2, देन Z की वैल्यू आपको बतानी है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि सर यहाँ पे C की वैल्यू बस प्लेस वैल्यू लिखी गई है 3, B की प्लेस वैल्यू बस लिखी गई है 2, Z की भी बस हम जो प्लेस वैल्यू है बस वो लिख देंगे जो कि है 26। ठीक है, तो B आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 53, इफ़ H J P L को लिखा गया है S Q और K O, देन A B N I को क्या लिखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, सेशंस आपने अटेंड किए तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को चुटकी बजा के करके आओगे। इसमें आप देखोगे कि सर यहाँ पे H और S, सर ये तो मतलब अपोजिट पेयर्स हैं। हाई स्कूल, H फॉर हाई, S फॉर स्कूल, तो HS मतलब यहाँ पे अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट है। आप चेक कर लीजिए आगे तीनों के तीनों। A का अपोजिट Z बनेगा, B का अपोजिट Y बॉय, N का अपोजिट M मैन होता है, I का अपोजिट R इंडियन रेलवे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ये ट्रिक्स याद करनी है तो बॉस रीजनिंग की प्लेलिस्ट खोलिए, ट्रिक्स करा रखी हैं मैंने। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। 234 को लिखा गया है 432, 809 को लिखा गया है 908, तो 1123 को क्या लिखेंगे। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 234 को हमने क्या किया है, बस लास्ट वाला जो है वो पहले कर दिया है, बीच वाले को बीच में ही रखा है, और जो फर्स्ट वाला है उसको सेकंड। देखिए फर्स्ट वाले को हमने लास्ट में कर दिया, लास्ट वाले को हमने फर्स्ट में कर दिया, 4 को फर्स्ट में कर दिया, है ना। ठीक है, तो यही हमको करना है। कैसे, 9 फिर 0 फिर 8 लिखना है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर ये वाला 1 और फिर ये 1, तो 3211 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पीछे से हमको वर्ड लिखना है, लेटर नंबर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इफ़ AB इज इक्वल्स टू 1 2, AB इज इक्वल्स टू 2, देन IPO इज इक्वल्स टू, क्या होगा आपको बताना है। अच्छा यहाँ पे I भी है, ठीक है ठीक है। तो इनकी जो नंबरिंग है, प्लेस वैल्यू है, आप वो देखिए पहले। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें I की प्लेस वैल्यू क्या होती है, I होता है 9, A होता है 1 और B होता है 2। ठीक है, अगर हम इसको प्लस करें तो कितना आएगा, अगर हम इसको प्लस करें तो 9 + 1 10 और +2 यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू निकाल के हमने प्लस कर दिया तो 12 आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये 3 होगा। ठीक है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो इसी से आएगा। तो ए बी की प्लेस वैल्यू आप देखेंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, दैट मीन्स हम इसको ऐड करेंगे तो 3। ठीक है, तो जो उनकी प्लेस वैल्यू है वो उनका एडिशन करना है। आई की प्लेस वैल्यू 9, पी की 16, और यहाँ पे हम बात करें ओ की 17। गॉट इट। तो 16 + 9 25 + 17। ठीक है, सही किया है ना मैंने। M 13 N O 15 होगा यार यहाँ पे O, हाँ ठीक है, अब सही बनेगा। वही मैं कहूँ आंसर कैसे गलत आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको 25 + 15, तो कितना बन जाएगा आपका 40 आंसर। ठीक है, 5 5 10, हाँ 40 आंसर आपका बनेगा। ठीक है, तो क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकाल के बस एडिशन करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, 20 दिया गया है, उसका स्क्वायर करके हमने 400 लिख दिया है। इसका मतलब 13 दिया है, इसका स्क्वायर करके हम क्या लिख देंगे 169, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर होता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें आपको ऑड वन आउट निकालना है। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, हनीबीज एंड हॉर्स। थोड़ा फाइंड करने की कोशिश करिए। देखिए, बर्ड्स क्या हैं, उड़ती हैं। इंसेक्ट्स भी उड़ते हैं, उनके पर होते हैं, पंख होते हैं। हनी बीज भी उड़ती हैं, उनके पंख होते हैं। बट घोड़ा क्या करता है, चलता है, उसके पैर होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, चलता है, उड़ नहीं सकता। बाकी 3 उड़ सकते हैं। तो क्या ऑड हो गया, घोड़ा हॉर्स ऑड हो गया, हॉर्स इज ऑड। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है,
लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए चलिए, हम बाद में भूल जाएंगे, आई नो। फाइंड आउट ऑड वर्ड, इसमें भी आपको ऑड नंबर जो है वो फाइंड करना है। 100, 169 और 144 एंड देन लास्ट इज 90। ध्यान से देखेंगे, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। लेकिन 90 किसका स्क्वायर है? भैया 90 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो नहीं होता है तो ठीक है, यही ऑप्शन लगाओ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 59, इसमें भी आपको ऑड जो है ऑड वन फाइंड करना है। देखिए, ए जेड दिया हुआ है, बी वाई दिया हुआ है, सी एक्स और डी डब्ल्यू दिया है, के पी एल ओ एम एन के एल दिया है। तो अगर हम इसमें देखें, ए का अपोजिट जेड दिया है, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन तो सही है, बट भाई के का एल कैसे दे दिया? के का तो पी होता है, या फिर एल का ओ देते। मतलब समझ रहे हैं आप कि अपोजिट वर्ड्स का पेयरिंग्स दे रखी है, लेकिन ऑप्शन डी में एम का अपोजिट एन तो दे रखा है, बट के का अपोजिट पी नहीं दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में उनके जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आप देखोगे बहुत ही आसानी से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा तो 80 आना चाहिए, बट यहाँ पे 60 आ गया, इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं। फिर से देखते हैं, ऐसा होगा आपके साथ। ठीक है, तो जैसा होगा मैं आपको वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसे नहीं बने कोई बात नहीं बॉस, हम दूसरा मेथड ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, इतना भी आपका कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बहुत ईजीली आप इसको हैंडल करिए। टैकल करने की आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, आई एम वेरी श्योर कि आप अपना टाइम दे रहे हो, और अगर टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सफलता भी ज़रूर मिलेगी, घबराना नहीं है। ठीक है, सपोज़ कर लो आपने ये जो मैंने अभी लगाया वही मेथड आपने लगाया होता, बट क्योंकि 60 आ गया बीच में, तो आप इसको और किसी तरीके से करिए। मैंने इनटू कर दिया था। अब यहाँ पे डिफरेंस आप ले सकते हैं एक बार, कितने का डिफरेंस है? पहले 10 का है, फिर कितने का है? फिर यहाँ पे आप देखोगे 20 का है, फिर 40 + 20 यहाँ पे कितने का है? 60 का, फिर यहाँ पे कितने का है? 20 का। ठीक है, तो फिर कितने का हो जाएगा? 20 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा ये करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे आप 0 कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए? 0। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 20 का डिफरेंस, इसमें 20 का डिफरेंस, इसमें 20 का डिफरेंस, इसमें 20 का डिफरेंस। ठीक है, नहीं 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 नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है ना, 10 2 ज़ा 20, ठीक है समझ गया। देखिए 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा, 10 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 10 4 ज़ा यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, 10 6 ज़ा यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, 6 के बाद 7 8, तो 10 8 ज़ा हो जाएगा 80, 8 के बाद 9 10, मतलब 10 10 ज़ा हो जाएगा तो 100। समझ रहे हैं ना? ठीक है, देखिए मैंने ही क्वेश्चन बनाया और मैं आपको जब बता रहा हूँ तो कैसे कैसे कौन कौन से मेथड निकल के आ रहे हैं, बट फाइनली देखिए क्या यहाँ पे आपका जो है वो बन रहा है किस तरीके से। ठीक है, तो बनेगा, हर क्वेश्चन को तो रॉन्ग नहीं कह सकते। चलिए, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पहले हमने 2 से किया इनटू, फिर +2 करके 4 से किया, फिर +2 करके 6 से, फिर +2 करके 8 से, और फिर +2 करके 10 से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी 100। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपको डिफरेंस लेना है। जैसे कि यहाँ पे 4 से 13 9 का डिफरेंस, 13 से 22 9 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, तो फिर से यहाँ पे 9 का डिफरेंस होगा, तो 40 + 9 आपको दे देगा ये 49। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम 62 देखें तो मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आपका रहेगा और वाटर इमेज का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। अगर आपने वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो बॉस रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाइए, वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड क्लास करवा रखी है, वो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64 पे हम आ गए। आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स क्या बोले यार, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है, पर्सनली खुद के, सोच के एनालाइज करके देख के इधर उधर से कि आपका पिछले जो प्रीवियस ईयर थे उसमें क्या पूछा गया, उसको एनालाइज किया और उसके बेसिस पे हमने अभी का जो सिनेरियो है उसको रिलेट करके मैंने खुद आपको पर्सनली ये डिज़ाइन करके दिया है। देखते हैं ऊपर वाला इस पे जो है कितना मेहरबान होता है, फिर देखते हैं कैसे क्या चीज़ें रहती हैं। आप बस मेहनत करिए, प्रिपरेशन करिए। 2 + 3 + 6, इसको लिख दिया है भाई 36, इसको लिख दिया है 0, तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए नॉर्मल है, 2 × 3 क्या आएगा, 6 × 6 कर देंगे 36, 8 × 4 32 आ जाएगा, बट इंटू 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, बस इंटू करना है, तो 8 9 जा 72 और 72 1 जा 72, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सो कभी ट्रेन आ जाती है, कभी मेरे खुद के खांसी आ जाती है, कभी क्या तो कभी क्या, बहरहाल मूविंग ऑन। क्वेश्चन 65 आपकी स्क्रीन पर है। सीरीज़ जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। ए जेड दे रखा है, बी वाई दे रखा है, सी के बाद क्या आएगा ये बताना है आपको। इसमें दो सीरीज़ चल रही हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो इसमें अपोजिट पेयर वाले कॉन्सेप्ट्स भी चल रहे हैं। ए का अपोजिट जेड हो जाता है, बी का अपोजिट वाई हो जाता है, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एक्स, ऐसे भी आप एक्स आंसर मार सकते हो। और ए से बी, फिर सी, फिर इसके बाद एक ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे डी आएगा, फिर उसके बाद एक ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे ई आएगा। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, जेड से पहले क्या आता है वाई, वाई से पहले क्या आएगा एक्स, तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे, तब भी आपका एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट इसमें लग सकते हैं, आंसर सेम आएगा। कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखिएगा, बस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इफ द इज रिटन एज VJG, UPO विल बी रिटन इन सेम लैंग्वेज एज। तो अगर दा को हम VJG लिख रहे हैं तो UPO को क्या लिखेंगे, UPO को लिखेंगे WRQ। क्यों WRQ, क्यों? देखिए ना, T के बाद U छोड़ के V लिखा है, तो U के बाद V छोड़ के क्या लिखेंगे W, H के बाद I छोड़ के J लिखा है, P के बाद Q छोड़ के क्या लिखेंगे R, E के बाद F छोड़ के G लिखा है, तो O के बाद P छोड़ के क्या लिखेंगे Q। अब समझ में आया कि क्यों, WR क्यों, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखिएगा, बस हंसते हंसते खिलते खिलते पढ़ते हुए चलिए, कवर करते हुए चलिए। याद रखिएगा 100 के 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन जिसमें आपको नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स बताने हैं, एंड आई एम मतलब 95% मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स इसमें रॉन्ग आंसर करेंगे, ठीक है, बट नॉट नाउ। अब के बाद से आपका सही आंसर आएगा। आपने कुछ में इसमें यहाँ पे मारा होगा 4 ट्रायंगल्स, कुछ ने मारा होगा 5, कुछ ने मारा होगा 6 और कुछ ने मारा होगा 8। करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आए तो इसमें आप काउंट कर लीजिए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, ठीक है। तो 4 नहीं होगा, रॉन्ग है, मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। हमने काउंट कर लिया, दिस इज़ 1 2 3 4, अब क्या करना है इंटू 2 कर देंगे। टोटल कितने आए हमारे पास 4 × 2 कर देंगे, दैट मीन्स 8 विल बी योर आंसर। अभी ये ट्रायंगल भी दिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, डायरेक्ट आंसर आएगा, गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी एक बॉक्स बनाओ एक स्क्वायर और उसमें एक ऐसा आपका लाइन स्क्वायर जो है, क्रॉस एंगल्स, क्रॉस आप देख सकते हो, ये क्रॉस बना रखा हो, इसमें आप कितनी भी चाहे ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है। जितनी लाइन खींचोगे उतने पार्ट्स हो जाएंगे, जैसे कि अब आपको ये दिख रहा है, इसमें आपके पार्ट्स हो जाएंगे, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा तो 8 में भी हम यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि 16 इसमें ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। बट अभी हमारे पास क्या है, नॉर्मल हमारे पास 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल ये बना है क्रॉस के साथ, तो 4 × 2 कर देंगे, दैट मीन्स इट विल बी योर 8 ट्रायंगल्स, ओके। तो कुछ ये है कॉन्सेप्ट, याद रखने मज़ा आई, लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। इफ़ कैरेट इज़ रिलेटेड टू वेजिटेबल देन पेंसिल इज़ रिलेटेड टू, भाई कैरेट है वेजिटेबल हमने बोल दिया, ठीक है,
तो पेंसिल क्या है? पेंसिल कहीं ना कहीं आप अगर ऑप्शन देखोगे सर ये तो बहुत इजी है, स्टेशनरी इसका आंसर होगा। स्टेशनरी एक प्रोडक्ट है, तो याद रखना है आपको। इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेशन वाले, यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड करना होगा। ओ माय गॉड, ये तो देखिए मैंने अपना ही क्वेश्चन बना दिया। चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 69, पॉइंटिंग टू अ लेडी रोहन सेड, ओके रोहन सेड शी इज़ द लेडी हु इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर, हाउ इज़ रोहन रिलेटेड टू दैट वुमेन। ओके, दिस इज़ रोहन, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगा क्योंकि बहुत स्मार्ट हूँ, और उतनी स्मार्ट यहाँ पे मैं अपनी इमेज बना नहीं पाऊँगा क्योंकि आर्ट मेरी उतनी स्मार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने आर्ट फॉर रोहन लिख दिया। ओके सर, सो दिस इज़ द लेडी जिसकी तरफ मैं कुछ पॉइंट करते हुए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? शी इज़ द लेडी हु इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर, जो मेरे पिताजी के कौन है? पिताजी की वाइफ हैं। अब भाई पिताजी की वाइफ है तो कौन है ये? मेरी मतलब रोहन की, ये है माताश्री। तो हाउ इज़ रोहन रिलेटेड टू दैट वुमेन। अब देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर आपका देखिए ऑप्शंस मैंने रॉन्ग दे दिए, टू बी वेरी ट्रू, एंड आई एम ऑलवेज बीइंग लॉयल टू ऑल ऑफ यू। देखो यार, जब ऑप्शंस गलत होते हैं तो मैं बता देता हूँ कि मेरी तरफ से गलती हुई है और यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए। क्यों? आपने देखा कि मेरी कौन थी, वो जो जिस लेडी को मैं पॉइंट कर रहा था वो रोहन की कौन थी? वो थी उसकी माताश्री। ये तो आपने फाइंड कर लिया, बट अब यहाँ पे आप देखोगे कि पूछा गया है हाउ इज़ रोहन रिलेटेड टू दैट वुमेन। रोहन क्या है उस लेडी का? तो अगर ये माता जी हैं तो मतलब रोहन क्या है उस लेडी का? उस लेडी का सन है। इसका मतलब ये ऑप्शंस आपके रॉन्ग है, आंसर क्या होगा? सन, ठीक है। लेकिन अगर पूछा होता कि हाउ इज़ दैट वुमेन रिलेटेड टू रोहन, वुमेन का क्या संबंध है रोहन से, तो माता श्री उनका आंसर होता तब, ठीक है, मदर। ओके, दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप उसका हिंदी मतलब हिंदी जो मीनिंग है ना वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। ओके, सो चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ यू वांट टू रीच अ 3 फ्लोर हाई बिल्डिंग, या 3 फ्लोर तो बहुत मैंने कम ले लिया है, आप इसको 30 फ्लोर कर देना। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू रीच अ 30 फ्लोर हाई बिल्डिंग, व्हाट विल यू चूज़ टू रीच फास्ट। आप क्या यूज़ करोगे इसमें से जल्दी पहुंचने के लिए? जाहिर सी बात है भाई, हम यूज़ करेंगे लिफ्ट को। रोपवे में बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे जाता है। लैडर से हम भाई चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे, स्टेयर से भी चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे। लिफ्ट एक बार मिल गई, सट से आपको ऊपर पहुंचाएगी। तो लिफ्ट इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी के कुछ आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो इसको भी लगन से करिए। हर सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट जनरेट करना है, नहीं है तो जनरेट करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपनी एक सीट बुक करना है। आपको क्या करना है, आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, और फिर ट्रीट भी तो चाहिए ना, वो फ्री भी तो चाहिए ना जो हम आपको देंगे। तो टॉप करने की कोशिश करना है। मैंने आपको बताया था कि जो टॉपर्स हमारे होंगे, कुछ हम सेलेक्ट करेंगे उसमें से, उनको हम ट्रीट देंगे खुद पर्सनली। ओके, लखनऊ विश्वविद्यालय के पास ही देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बताइए ये जो रचना है, या हम बोल सकते हैं जो स्टेटमेंट है, ये जो आपको दिख रहा है पंक्तियां हैं, ये किसके द्वारा दी गई हैं? तो आपका जो काव्य से पोर्शन है उसमें आपको जो भी काव्य में जो है, गद्य में जो है, गद्य में तो वैसे स्टोरी होती है तो आप वो देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, लेकिन काव्य पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो आपका लैंग्वेज पोर्शन है, हिंदी लैंग्वेज पोर्शन, उस पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कबीरदास जी की ये क्या है, पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो ये किसके द्वारा दी गई हैं आपके सामने? ऑप्शंस अवेलेबल हैं। श्लेष, इसमें अलंकार आपसे पूछा गया है कि अलंकार इसमें कौन सा है, ठीक है। श्लेष अलंकार है, वृत्तानुप्रास है, छेकानुप्रास है, या फिर यमक अलंकार है। तो अलंकार भी आपको पढ़ने हैं और हम
कोशिश करेंगे कि आपको एक मैराथन वीडियो दे दें जिसमें आपको हिंदी का जितने भी ये सब चीज़ें हैं, अलंकार हुआ, रस हुआ, छंद हुआ, है ना, ये सब करवाने की कोशिश करें। बाकी कुछ क्लासेस हमने दे रखी हैं एज आ मैराथन, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। विलोम शब्द की भी दे रखी है और पंक्तियों की भी दे रखी है कुछ, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी दे रखा है, तो आप ज़रूर करिएगा उसको। यहाँ पे देखें तो श्लेष आपका अलंकार यूज़ हुआ है, याद रखना है, ठीक है। श्लेष कब होता है? जब हम किसी एक ही वर्ड को उसके डिफरेंट मीनिंग के लिए यूज़ करें। एक ही वर्ड यूज़ करें बट उसका मीनिंग अलग अलग हो, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 73 को आप काट दीजिए, ठीक है। रस से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन है वो आपका रॉन्ग हो गया है। इसमें आप जो मैंने एक लिखा था वो झांसी, जो रानी झांसी हैं, झांसी की रानी, उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक मैंने एक पंक्ति ली थी, जिसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? वीर रस होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, हिंदी का जो पहला महाकाव्य की बात करें अगर हम, तो हिंदी का पहला महाकाव्य यहाँ पे किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को, परमाल रासो को, दोनों को ही, बोथ ए एंड बी, या फिर नन, किसी को नहीं? तो भाई नन तो हो नहीं सकता, बोथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला पूछा गया है। क्या होगा? पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य हम बोलते हैं हिंदी का। खड़ी बोली, ठीक है, ये खड़ी बोली के जनक आपसे पूछे गए हैं कि खड़ी बोली के जो जनक हैं वो कौन है? तो जो भी हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ी है, तो सभी को आपको पता होगा कि अमीर खुसरो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इम्पॉर्टेंट बुक है, बार बार पूछी जाती है, याद रखना है, रट लेना है, नोट कर लेना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे देखें, साहित्य लहरी के रचयिता यहाँ पे पूछा गया है, तो साहित्य लहरी के रचयिता जो है कौन है? याद रखना है आपको, सूरदास जी यहाँ पे साहित्य लहरी के रचयिता हैं। 1+1 में कौन सा आपका यहाँ पे संधि है? 1+1 में तो एक एक हो जाएगा। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में एक चीज़ जो आप पकड़ सकते हो वो ये कि उसमें जो अय की मात्रा होती है ना, डबल ए वाला, तो अय वाला जो है ना वो आपको ध्यान रखना है। जैसे ही अय बनेगा वहाँ पे आपको वृद्धि संधि ही आ जाएगी, ठीक है, ए अय। अब जैसे कि ने प्लस नयन, तो अय वाला आ और या का जो कॉम्बिनेशन है अय जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी बनेगी? अयादि संधि, ठीक है। अयादि में भी अया आ रहा है, और अय जब बनेगा आ प्लस या, छोटा आ प्लस या अय, तब भी वहाँ पे क्या बनेगा? अयादि संधि बनेगी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ट्रिक्स भी ये जो है वो काम आती हैं। यहाँ पे इंग्लिश के अब आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो अपोजिट ऑफ एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? टू लीव, छोड़ देना, जाने देना, और इसका अपोजिट पूछा गया है तो टू रिमेन, रुकना, ठीक है, ठहरना, इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, या हम कह सकते हैं भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता, या ये नहीं सोचता कि हाँ भगवान है, ठीक है, वो क्या होता है? एथीस्ट होता है। ATHIEST, एथीस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, फिल अप द ब्लैंक यहाँ पे आपका है, ठीक है। आई एग्रीड डैश योर प्रपोजल, तो ये सेशन भी मैंने ले रखा था, आपने पता नहीं किया या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली करिए बॉस, ठीक है। प्रिपोजिशन का यूज़ है यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब प्रपोजल की बात आती है ना, तब हम टू यूज़ करते हैं एग्री के साथ। एग्री टू द प्रपोजल ऑफ समवन, एग्री टू द प्रपोजल ऑफ हर, एग्री टू द प्रपोजल ऑफ हिम। चाहे वो जब प्रपोजल की बात होगी ना, तब वहाँ पे एग्री टू होगा। लेकिन किसी पर्सन के साथ आप एग्री करते हो, किसी पर्सन के साथ एग्री करते हो, उसके व्यू के साथ एग्री करते हो, तो एग्री विद होगा, ठीक है। याद रखना, ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने बता रखा है वीडियो में, जो इंग्लिश वाली ली थी उसमें। ये देखें, यहाँ पे आपका सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है। ईच ऑफ यू वर इन्वाइटेड, वर आपको बोल्ड में दिख रहा है, उसकी जगह पे सही क्या होगा? करेक्ट यूजेज ऑफ यहाँ पे आपको बताना है, वर्ब क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। और सर्ब, ये जो है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है। ईच ऑफ यू वर इन्वाइटेड, ईच ऑफ यू यहाँ पे क्या हो जाएगा?
वॉज इन्वाइटेड। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ जो है वो सिंगुलर हमेशा वर्ब यूज़ करता है अपने साथ, ठीक है। ईच ऑफ याद रखना है, सिंगुलर के सेंस में ये दर्शाता है। आइदर शी और हर फ्रेंड्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो यहाँ पे क्या पर्टिकुलर करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब होगा, हैज़, आर, हैड या वॉज। तो याद रखना है जब आइदर का नाइदर का दोनों ही केस में जब जो पास वाला होता है ना, आइदर शी और हर फ्रेंड्स, तो पास वाला कौन सा है, हर फ्रेंड्स पास है, तो हर फ्रेंड्स के पास जो है वर्ब लगेगा वो हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, हर फ्रेंड्स मतलब प्लूरल है, और प्लूरल है का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है, मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी। ईच आइदर शी और हर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगेगा, आपको याद रखना है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। सो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, मैंने जो बताया वो करेक्ट ही था, ठीक है। तो मैंने कंफर्म कर लिया इसीलिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, आइदर शी और हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो यूज़ होगा वर्ब उसके ही नाउन या प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है। हर फ्रेंड्स क्या है, एक प्लूरल यहाँ पे आपको चीज़ें दर्शा रहा है कि बहुत सारे फ्रेंड्स उसके हो सकते हैं, वो यहाँ पे काउंटेबल हैं, बट फ्रेंड्स हैं क्योंकि मतलब एक से ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब यूज़ करेंगे, दो की होगा आपका आर, ठीक है। तो आर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 84 क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, आइदर और नाइदर के केस में जो सेकंड वाला वर्ब होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो सेकंड वाला नाउन प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब को यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। होमोफोन्स क्या होते हैं? तो होमोफोन्स वे होते हैं जो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो तो सेम तरीके से होता है, बट उनका जो मीनिंग होता है दैट इज़ डिफरेंट, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 86 देखें, सिनोनिम ऑफ हॉल्ट का पूछा गया है, हॉल्ट का सिनोनिम क्या होगा? सभी को पता होगा, जो आप ट्रेन का अगर आपने बुक किया होगा कभी, तो वहाँ पे उसमें क्या होता है, बहुत कई सारे आपको ट्रेन स्टेशन टू स्टेशन के बीच में हॉल्ट्स दिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब स्टॉप्स जो होता है उसको हम यहाँ पे हॉल्ट का एक सिनोनिम मान सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपके सामने कुछ सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो 9, 10, 12 और 15। अगर आप डिफरेंस देखोगे ना, सबसे पहले डिफरेंस देखा करो, ठीक है। तो 9 से 10 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 10 से 12 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 12 से 15 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। साफ पता लग रहा है कि 1, 2, 3 एंड देन किसका डिफरेंस होगा, 4 का। तो 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोचना है, डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। हु सेड साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, किसने बोला था? अगर आपने स्टेटमेंट वाली साइकोलॉजी की जो हमारी मैराथन थी वो की होगी अटेंड, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर दोगे, वॉटसन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स गिवन बाय डॉगल। तो डॉगल ने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स बताए हैं, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी, 14 इंस्टिंक्ट्स बताए हैं डॉगल ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ जो है मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, तो उनको भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आए। क्या है, इफ़ द मार्केट प्राइस इज़ 10% हायर, तो हम मार्केट प्राइस को 100 मान लेते हैं, और 10% हायर का मतलब है, सॉरी क्या लिखा है, इफ़ द मार्केट प्राइस इज़ 10% हायर देन CP, तो यहाँ पे हम CP को मानेंगे 100, और मार्केट प्राइस क्योंकि 10% हायर है तो हम इसको मान लेंगे 110, 110 हो जाएगा, ठीक है। 100 क्यों माना, क्योंकि जब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे हमारे पास, तो परसेंट में जब हम 100 मान के सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को तो इजी पड़ता है, ठीक है। देखिएगा आप, 10% यहाँ पे हायर मार्क कर दिया उसने मार्क प्राइस, तो दिस इज़ अवर CP, दिस इज़ अवर MP। अब बोला है कि डिस्काउंट दिया उसने 10% का, तो भैया ये याद रखना, जब डिस्काउंट देगा मार्क प्राइस पर ही हमेशा डिस्काउंट लगेगा। 10% का डिस्काउंट है मतलब क्या हो जाएगा, कमी होगी ना, माइनस में होगा चीज़ें। 10% डिस्काउंट का मतलब है जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, कितना कम होगा, 10%। तो मान लेते हैं अगर 100 था, 100 में से अगर हम 10
कम करेंगे तो कितना बचेगा 90। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 90 हमने कम कर दिया, इससे हमें कम करना है मार्केट प्राइस से ही, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 99। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी हम लॉस या प्रॉफिट निकालेंगे तो ये जो सीपी होगा, जो सीपी हम मानेंगे उस पे निकालेंगे लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर जब हम यहाँ पे डिस्काउंट की बात करेंगे, वो हमारा किस पे निकलेगा, वो हमारा निकलेगा मार्क्ड प्राइस पर एमपी पर, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। कैसे आप कैसे नापते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ? जिस प्राइस पर आपने चीज़ें खरीदी और जिस प्राइस पे वो बेच रहा था, आप कहीं मार्केट गए, वहाँ पे 50 रुपये किलो कुछ मिल रहा था। अभी आम का सीज़न है तो आम ही सपोज़ कर लेते हैं, आम मिल रहा था दशहरी वाला, एकदम मलिहाबादी आम बोल रहा था, ठीक है। और मतलब अच्छा टाइट आम, क्वालिटी वाला 50 रुपये किलो मिल रहा था। आपने बोला भैया मैं इसको 4 किलो लूँगा या 5 किलो लूँगा, आप 40 में लगा लो, ठीक है। तो उसने 40 में लगा दिया। अब आप तो सोच रहे हो कि बॉस मैंने 50 से उसको 40 पे लिया, या मेरे को 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आप कंपेयरिंग किससे कर रहे हो? जो उसका सेलिंग प्राइस था और जो आपने जो यहाँ पे लिया, ठीक है, उससे कंपेयरिंग कर रहे हो ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी अगर हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट आप देखते हो कि जैसे कि एमआरपी लिखा होता है, किसी पर्टिकुलर आप कुछ लाते हो तो एमआरपी उस पर कुछ लिखा होता है, और कई जो दुकानदार होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो आपको देते कुछ अलग ही रेट पर है। वो फिर कहते हैं कि हाँ नहीं मेरे यहाँ यही रेट चलता है, एमआरपी लिखा हुआ है 10 रुपीज़ बट वो देते हैं 15 रुपीज़ का, ठीक है। और कुछ जगह ऐसा होता है कि एमआरपी उनका जो लिखा होता है वो पहले ही बता देते हैं कि ठीक है सर, जो हमारी एमआरपी है उस पर हम 10% की छूट आपको देंगे, ठीक है। तो जो डिस्काउंट रहता है ना, वो हमेशा एमआरपी दैट इज़ मार्क प्राइस पर ही रहता है, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है डिफरेंस निकालना है एसआई और सीआई का, 2 ईयर्स का है और रेट ऑफ 10% है, और 2000 रुपये हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर निकालना है। डिफरेंस का हमने फॉर्मूला याद किया था, डी इज इक्वल्स टू पी आर बाई 100 का स्क्वायर। पी की जगह पे हम रखेंगे 2000, आर की जगह पे रखेंगे हम 10% और इसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 100। तो जब 100 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 ज़ीरो से काट देंगे तो कितना बचेगा 20 रुपये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ये तो आप सॉल्व तो कर ही लोगे, जो मेन मुद्दा था ये फॉर्मूला, ये आपको पता चल गया। लेकिन अगर यहाँ पे 3 साल का दिया होता तब हम इस फॉर्मूले से नहीं निकालते, जब 2 साल का बोलेगा तभी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आपको याद रखना है डीआई और एसआई के डिफरेंस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 92। ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है पहले, बता देता हूँ फिर से आपको कि ये इस तरीके से आपको लिखना है। ए बी का रेशियो दे रखा है 1:2, तो उसके नीचे हमने लिख दिया। बी सी का दे रखा है 3:2, बी के हमने नीचे 3 लिख दिया, इधर यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब देखिए क्या है, इसके बाद में जगह खाली है तो इसी को हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसके पहले जगह खाली है तो हम इसी को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब 1 × 3 मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 2 × 3 मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 2 × 2 मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। बस इनटू कर देना, आपको वही आ जाएगा। तो 3:6:4 आपका ये जो है ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, 3:6:4। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 92। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 देखा था अभी हमने, देखिए मिसप्रिंट हो गया है एक क्वेश्चन यहाँ पे। 92 आप देख रहे हैं अब यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। कैसे निकाल रहे हैं, जो एक्स वाले हैं उनको हम एक साइड कर लेंगे, 3x - 2x इज इक्वल्स टू 5y - 2y। अब 3x में से 2x जाएगा आएगा x, 5y में से 2y जाएगा आएगा कितना 3y। तो x इज इक्वल्स टू कितना आया 3y, x अपॉन y कर देंगे तो यहाँ पे 3/1, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या रेशियो बना 3:1 का, ठीक है, 3:1 का यहाँ पे हमारा रेशियो बना है, 3:1 का।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये पाई चार्ट या बार चार्ट में आप देख सकते हो, ये परसेंट वाला आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे भी ज़रूर देखें। फाइंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ोगे आप, डायग्राम पढ़ोगे आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। तो फाइंड द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन फुटबॉल, फुटबॉल में कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। पूरा आपके पास डायग्राम है ही, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 700। तो 700 में से कितने स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं फुटबॉल में, ये आपको बताना है। तो 700 हमने यहाँ पे लिख लिया, कितने परसेंट हैं फुटबॉल में, तो 10% है, मतलब हम 10% निकाल लेंगे इस 700 का, जो कि क्या हो जाएगा 70। दैट मीन्स 70 स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन फुटबॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। 95, इफ़ ए कैन डू इट अ वर्क इन 10 days, एक कुछ वर्क जो है 10 दिन में कर सकता है, बी कुछ वर्क 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों ही मिलके कितने दिन में करेंगे, बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपसे पूछा गया है, करवा रखा है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे आप 20 एलसीएम ले लीजिए, 10 2 ज़ा 20 और 20 1 ज़ा 20, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो कि क्लास कितनी बड़ी है और पूरा मॉडल पेपर करवा रहे हैं, तो ये आपका टेस्ट है, ठीक है। बाकी आपको क्लासेस करनी है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ई बुक भी आपको बता रखा है, वहाँ पे भी मास्टर क्लास मिलेगी आपको, वहाँ पे हमने चीज़ें समझा रखी हैं। जब आप क्लास करोगे, यूट्यूब की क्लास करो या फिर हमारी ई बुक की क्लास करो, वहाँ पे हमने चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। यूट्यूब पे आपको थोड़ा सा लिमिटेड मिलेगा, ई बुक वाली में आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी ऐसा नहीं है, क्वालिटी कंटेंट आपको दे रखा है हर जगह। ये जो मॉडल पेपर आप कर रहे हो इसमें भी आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं तो हम कुछ समझा ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट करते जा रहे हैं, बता रहे हैं आपको सब कुछ किस तरीके से आंसर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 20 हमने यहाँ पे टोटल वर्क है हमारा, ये आ गया है। अब हमको निकालना है कि दोनों मिलके कितना करेंगे, तो एक दिन में ए कर रहा है 2 और बी कर रहा है 1, तो 2 + 1 ये 3, मतलब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6/2/3 डेज़ हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। आपने पहले क्लासेस की होंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से और कम टाइम में टैकल कर पाओगे करेक्ट आंसर के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 96, a² + 13a + 40, इसका a की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a², बस आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। a² + 8 5 जा हम कैसे निकालते हैं, इंटू करने पे 40 आए और प्लस माइनस करने पर 13, तो 8 5 जा क्या होता है, 8 5 जा 40 और 8 + 4 13, ठीक है। तो बस इसी को आपको सॉल्व करना है, a² + 8a + 5a + 40 = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा a कॉमन लेंगे, a + 8 + 5 कॉमन लेंगे, तो अगेन a + 8 = 0। तो आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे, a + 5 एंड a + 8। एक एक करके ले लेंगे हम, a + 5 = 0, दैट मीन्स a = -5, तो -5 एक वैल्यू आएगी और दूसरी वैल्यू a + 8 = 0, तो a की वैल्यू -8, तो आपकी दूसरी वैल्यू -8, मतलब दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, -5, -8, ठीक है। तो बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिल सकते हैं, ये वाला देख लीजिए, डायरेक्ट इसमें आंसर आएगा, डायरेक्ट कैसे, x + 1/x का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। x की जगह पे a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। आपसे पूछा क्या है, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप x भी कर सकते हो, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16 -2 कर देंगे 14, ठीक है, फॉर्मूला होता है ये, स्क्वायर करके -2 करेंगे तो इसकी आंसर आ जाती है 14, यहाँ पे आंसर बनेगा। ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे जिनको चीज़ें नहीं पता होंगी। देखिए क्या, बॉडमास का रूल आपको ध्यान रखना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, बच्चों वाला नहीं लेना है, ठीक है, बड़े बड़े इसमें मार खा जाते हैं। ब्रैकेट O फॉर ऑफ, ऑफ पहले आएगा, फिर D फॉर डिवाइड, फिर M फॉर मल्टीप्लाई, देन लास्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन, ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ वाला, तो 3 × 2 × 3 6 आ जाएगा, -6। अब 3 × 6 18 -6, दैट मीन्स 12 इज़ योर आंसर, ठीक है। बॉड मास का रूल ध्यान रखना है, इसमें भी आप बॉड मास लगाएंगे तो क्या बनेगा, बहुत से लोगों का रॉन्ग आंसर आएगा, बट अगर बॉड मास लगाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 × 7 माइनस, पहले ऑफ वाला करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, 6 7 जा 42 -0, दैट मीन्स 42 इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन बॉड मास वाला रूल नहीं लगाओगे तो इसमें आंसर गलत बन जाएगा, याद रखिएगा 0 भी आ सकता है।
जो बोर्ड मास वाला रूल नहीं लगाएंगे उनको बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं 399 यार 400 के आसपास है। इसका मतलब 20 का स्क्वायर कर दिया गया, 20 का स्क्वायर -1 कर दिया गया, जो कि हमको 399 दे देगा। तो क्यों ना हम 14 वाले में भी यही अप्लाई कर दें कि हम 14 वाले का स्क्वायर कर देते हैं और -1 कर देते हैं, मतलब 196 -1 कर देते हैं, तो हमारा 195 आंसर बनेगा बॉस। ठीक है, इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, यही आपके कुछ 100 क्वेश्चंस थे। कमेंट करके बताइए कितना स्कोर बना। ये आपको ई बुक दिख रही है हमारी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने आपको बता दिया सब कुछ, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्या क्या कंटेंट मिलेगा, सब कुछ बता दिया। वेट मत करिए, आपका एग्ज़ाम है, उस पर फोकस जाइए। 2-3 घंटे में आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। 2 घंटे की एक आपको वीडियो मिलेगी, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। 1.5 से 2 घंटे की आपको मेंटल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स चाहे जो कह लो उसकी वीडियो मिलेगी, उसमें भी हर एक टाइप का आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और जो अब मैंने न्यू वाली जो ई बुक डाली है उसमें आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए यही उत्साह और उमंग बनाए रखिए। आई होप सो कि आपने 100 के 100 क्वेश्चंस किए हैं, और किए हैं तो कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपसे बने और कितने क्वेश्चंस आपको नए मिले, सीखने को मिला। ओके, फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, सभी क्लासेस से रिगार्डिंग। और फर्दर जो आपकी काउंसलिंग होगी, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिव्यू भी हम करेंगे और क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, तो सब चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं। तो चलिए आज की क्लास को ऑफ करते हैं, बाकी जो मॉडल पेपर हैं वो हम देखेंगे, तो वो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की है और हम आपके लिए डेडिकेटेड हैं, हम आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वर्क कर रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको चीज़ें बता रहे हैं। शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर और सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो डू शेयर इट एंड सपोर्ट इट। अगर आपको लगता है वाकई में कि ऑनेस्टली हमारी ऑनेस्टी है, हमारी जो लगन है, हमारा जो हार्डवर्क है वो आपको दिखता है ना, तभी करिए, अदरवाइज़ नो नीड। उसी को सपोर्ट करिए जो आपके लिए काम करता है, जो हार्डवर्क करता है, क्योंकि हार्डवर्कर को उसका फल मिलना चाहिए। दैट्स वाई आई एम सेइंग इट टू यू। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जितना भी आपका दिन बचे हुए हैं उसमें आपको जो भी आपने जो पढ़ा है उन सभी चीज़ों को रिवाइज़ ज़रूर करिए। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने की पूरी कोशिश करिए। ओके, तो चलिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।